राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। मणिपुर में हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनरावास की देखरेख के लिए पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को 3 रिपोर्ट सौंपी, जिसमें राज्य के संघर्षग्रस्त लोगों के लिए मुआवजा योजना को उन्नत करने की आवश्यकता शामिल है। सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 पाकिस्तानी तस्करों को पकड़ा और उनके पास से 29 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कोलबाद जल विद्युत परियोजना में एक जलाशय में फंसे 10 लोगों को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने रात भर के अभियान के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार में नया विवाद खड़ा हो गया है, जहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर पटना के कंकड़बाग में बने अटल बिहारी पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद नित्यानंद राय ने इस घटनाक्रम को लेकर बिहार सरकार की आलोचना की और कहा कि यह कदम बेहद आपत्तिजनक और बड़ा अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भर्ती अनियमितता मामले में सीबीआई और ईडी पूछताछ के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था। बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की। सीएम केसीआर ने कहा कि कुल 119 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल 7 पर उम्मीदवारों में बदलाव होगा। गृह मंत्रालय ने हरियाणा कैडर के 2 आईपीएस अधिकारियों को 5 साल की अवधि के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, विदेशी असाइनमेंट या परामर्श के लिए विचार करने से रोक दिया है। राजधानी दिल्ली के लिलोठी गांव की एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग की लपटों को देखकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों ने दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी। सूचना के बाद दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक कार्यक्रम के दौरान नारी शक्ति की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने कई बाधाओं को पार करते हुए मिसाइल से लेकर संगीत तक विभिन्न क्षेत्रों में महान ऊंचाइयों को छुआ है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हुई है। दोनों पिछले काफी समय से चोट की वजह से बाहर थे, अब दोनों की वापसी हुई है। वहीं जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा भी वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश रोजगार मेला को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र पाने वाले लोग इस ऐतिहासिक काल में अध्यापन के महत्वपूर्ण दायित्व से जुड़ रहे हैं। उन्होंने रोजगार मेला के दौरान आज मध्य प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त 5,500 से अधिक शिक्षकों को अपनी शुभकामना दी। इस बार लाल किले से मैंने विस्तार से बात की है कि कैसे देश के विकास में राष्ट्रीय चरित्र की अहम भूमिका है। आप सभी पर भारत की भावी पीढ़ी को गढ़ने, उन्हें आधुनिकता में ढालने और नई दिशा देने की जिम्मेदारी है। मैं मध्य प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त होने वाले 5,500 से ज्यादा शिक्षक भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया है कि पिछले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश में करीब 50,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। इसके लिए राज्य सरकार भी बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें पारंपरिक ज्ञान से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक को समान रूप से महत्व दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। एक और बहुत बड़ा काम हुआ है मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर। अंग्रेजी
न जानने वाले अनेकों छात्रों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई ना कराकर एक तरह से उनके साथ बड़ा अन्याय किया गया था। ये सामाजिक न्याय के विरुद्ध था। अब इस अन्याय को भी हमारी सरकार ने दूर कर दिया है। अब सिलेबस में क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों पर बल दिया गया है। देश की शिक्षा व्यवस्था में ये बहुत बड़े बदलाव का आधार बनेगा। साथियों, जब सकारात्मक सोच, सही नियत, पूर्ण निष्ठा के साथ निर्णय होते हैं तो पूरा वातावरण सकारात्मकता से भर जाता है। अमृत काल के पहले वर्ष में ही 2 बहुत बड़ी सकारात्मक खबरें आई है। ये खबरें देश में कम होती गरीबी और बढ़ती समृद्धि का परिचय देती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ 5 साल के भीतर ही भारत में 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष फाइल होने वाली इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या भी दूसरा महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। पिछले 9 वर्षों में लोगों की औसतन आय में भारी बढ़ोतरी हुई है। ITR के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में जो औसत आय, एवरेज इनकम करीब 4 लाख रुपए थी, वो 2023 में बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई है। भारत में लोअर इनकम से अपर इनकम ग्रुप में जाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। ये आंकड़े उत्साह बढ़ाने के साथ साथ इस बात का यकीन भी दिलाते हैं कि देश के हर सेक्टर को मजबूती मिल रही है और रोजगार के अनेक नए अवसर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मैं आपको और आपके परिवार के लोगों को इस नई सफलता के लिए, इस नई यात्रा के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आज उदयपुर में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन राजस्थान शाखा की 9वीं CPA इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। इस महत्वपूर्ण 2 दिवसीय कार्यक्रम में डिजिटल युग में लोकतंत्र व सुशासन की मजबूती पर चिंतन होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी और अपने विचारों को साझा करते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र प्राचीनतम लोकतंत्र है और हमें गर्व है कि आज दुनिया के अंदर भारत का एक विशेष स्थान है। मैं CPA रीजन भारत के इस 9वें सम्मेलन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेवाड़ की यह धरती वीरता, शौर्य, पराक्रम की धरती रही है। संघर्ष की एक लंबी यात्रा की धरती रही है, जिसका गौरवशाली इतिहास केवल भारत में नहीं दुनिया में प्रेरणा देता है। ये धरती आध्यात्मिक की धरती है, ये धरती समर्पण की धरती है और इसलिए राजस्थान की इस मेवाड़ का महत्व संपूर्ण देश के अंदर है। आज आप सबका सौभाग्य है कि अलग अलग राज्यों से आए हमारे पीठासीन अधिकारी इस वीरता और शौर्य की धरती पर 2 दिन तक विभिन्न विषयों पर मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और अपने अपने अनुभवों, विचारों को साझा करते हुए हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेही और इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम किस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करते हुए देश और राज्य में नया परिवर्तन कर सकते हैं। 1911 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का गठन हुआ था और उस समय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अंदर 57 देशों ने मिलकर इसका गठन किया और इसका उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण और किस तरीके से हम सुशासन लाकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करें और जनता को सशक्तिकरण। और इसीलिए CPA मंडल उसके बाद लगातार संसदीय परंपराओं, प्रथाओं को आपस में साझा करता है
और अपने अपने नागरिकों के हित अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वहां पर संप्रभुता को कायम रखते हुए उस जनता के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करता है। साथियों, दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं। भारत का लोकतंत्र एक प्राचीनतम लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र की परंपरा रही है, परिपाटियां रही है। यहाँ सभा हो, समिति हो, अलग अलग राज्यों के समय भी अलग अलग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हुआ और इसलिए हमें गर्व है कि आज दुनिया के अंदर हम सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। डेमोग्राफी के अंदर और डाइवर्सिटी के अंदर भी भारत का दुनिया में एक विशेष स्थान है और इसीलिए इस समय हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हम लोकतांत्रिक देशों के अंदर एक सकारात्मक संदेश दे सके और सकारात्मक संदेश देने के लिए हमें हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, जनता के प्रति जवाबदेह बनाना होगा, अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटी, अच्छे नियम बनाने होंगे ताकि हम कह सकें कि हम लोकतंत्र में दुनिया के बड़े देश नहीं हैं, हम दुनिया के लिए लोकतंत्र के मार्गदर्शक हैं। और इसीलिए पीठासीन अधिकारियों की विशेष जिम्मेदारी होती है कि हम अपने अपने सदनों को किस तरीके से चलाना चाहते हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कई विषयों को अलग अलग ढंग से रखा है और उस ढंग के रखने के साथ साथ हमने देखा कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर जनता भी सजग हुई है और जनता सजग होने के साथ साथ उनकी अपेक्षाएं आकांक्षा भी बढ़ी है और इसीलिए इन अपेक्षा आकांक्षाओं को हम कैसे पूरी कर सकते हैं, यह हमारे लिए चुनौती है। और इसीलिए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर एक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डिजिटल का उपयोग कर हम किस तरीके से पारदर्शी व्यवस्था लागू कर सकते हैं। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्पीकर कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वन नेशन वन विधायी, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव के बारे में उनका कहना था कि देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पर है और जब सारी संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पर रहेगी तो देश की जनता को हर राज्य विधानमंडलों की जानकारी, केंद्र विधानमंडल की कार्रवाई, उनके नियम प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन की जानकारी, हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को तब मजबूत कर पाएंगे जब उसमें जनता की सक्रिय भागीदारी हो। मुझे आशा है कि इस राजस्थान की धरती से एक नया संदेश लेकर, एक सकारात्मक दिशा लेकर हम सब पीठासीन अधिकारी जाएंगे और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सशक्त करेंगे और जवाबदेह बनाएंगे ताकि शासन में पारदर्शिता आ सके और प्रशासन में जवाबदेही आ सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने लोक भवन सभागार में मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ करने के साथ राज्य में स्थापित किए जाने वाले 3 नए प्लेस पार्कों के विकासकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि की पहली किश्त के चेक भी वितरित किए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम पूंजी और 40 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले 90 लाख से अधिक छोटे उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मुहैया कराया जाएगा। भाइयों बहनों, आज विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रमों को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और यह भी सही था कि सबसे बड़ी आबादी थी, लेकिन आज से 6 वर्ष पहले ये बीमारू प्रदेश भी था। कोई उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के लोगों में भय पैदा होता था। लेकिन आपने पिछले 1 सप्ताह के अंदर रिजर्व बैंक की, नीति आयोग की रिपोर्ट को आपने देखा होगा। ये रिपोर्ट क्या बताती है? उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में आकर्षित करने वाला प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश बैंकों से सबसे अधिक उद्योगों को धनराशि देने वाला प्रदेश बन गया है और आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। यह अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व तो है ही, साथ साथ उस मार्गदर्शन और नेतृत्व से प्रदेश सरकार ने बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना के साथ जोड़ करके
अपने प्रत्येक जितने भी हमारे इन्वेस्टर पार्टनर थे, उन सभी इन्वेस्टर पार्टनर्स को सुरक्षा को जो विश्वास दिलाया, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में देश और दुनिया के सामने जाना जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है 2018 में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था। याद करिए, उत्तर प्रदेश ने उससे पहले अपने प्रदेश के पहले स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश ने एक नई योजना प्रारंभ की थी और योजना थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। पिछले 6 वर्ष के अंदर जो प्रयास हुए हैं, इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को लगभग 3 गुना कर दिया है। अगर हम मात्र 6 वर्ष में 3 गुना अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, कोई कारण नहीं कि कोविड जैसी महामारी का मुकाबला करते हुए अगर उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट 3 गुना होता है, कोई कारण नहीं कि आने वाले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी न बने। पिछले एक सप्ताह की रिपोर्ट उन लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, क्या बदला है। उनको बताइए, सुरक्षा की गारंटी देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरता हुआ उत्तर प्रदेश देश का राज्य है। बैंकों की सेवाओं को बेहतर तरीके से उद्यमियों तक पहुंचाने वाला अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे अधिक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में जितने लोग आए, उतने प्रतिशत उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने मजबूती पकड़ी है। यानी दिखता था कि यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देंगे, और हुआ वही हो रहा है। और आज इसलिए 5 लाख रुपए की ये दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं उस अवसर पर प्रदेश भर के अपने इस योजना से लाभान्वित होने वाले सभी 90 लाख MSME उद्यमियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं कि वे अपना रजिस्ट्रेशन तत्काल इसके तहत करवा लें। जितनी जल्दी करवा सकते हैं, उसका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उनको प्राप्त हो रही हैं और इसका लाभ उनको लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार अपने हर उद्यमी, निवेशक और हर कारीगर और हस्तशिल्पी की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर फ्लैच योजना में नए 3 पार्क विकसित करने के लिए जो आज इंसेंटिव यहाँ पर दिए गए हैं, चेक उपलब्ध कराए गए हैं, इन सभी निजी पार्क के जो इसके कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सभी उद्यमियों को और प्रदेश भर के सभी 90 लाख MSME उद्यमियों को जो मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना से कवर होने जा रहे हैं, इन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को बीजेपी हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रही है। आज कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदू गौरव दिवस का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह गौपालक, श्री राम मंदिर आंदोलन को गति देने वाले, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जमीन पर उतारने वाले, समाज से जातिवाद खत्म कर पिछड़ों का कल्याण करने वाले नेता थे। आज इन कार्यों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। आज मैं केवल दिल्ली से एक ही काम के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राम भक्त और पिछड़ों के कल्याण के उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत करने वाले श्रीमान कल्याण सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि देने के लिए आया। जब बाबूजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने 3 चीजों पर लक्ष्य दिया था। सबसे पहला श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना, दूसरा गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना, तीसरा करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। आज मुझे बड़ा हर्ष है
ये तीनों कामों को नरेंद्र मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में करोड़ों गरीबों के घर में गैस का चूल्हा, बिजली, शौचालय, पीने का पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सारे गरीबों को 5 किलो अनाज और ढेर सारी सुविधाएं देकर गरीब कल्याण के लक्ष्य को मोदी जी ने पूरा करने का काम किया है। उसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा दिया। नीट की परीक्षा में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात करी, गरीबों को भी रिजर्वेशन दिया। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण दिया। ओबीसी पिछड़ा समाज के उद्योगपतियों के लिए कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना की। संविधान संशोधन कर ओबीसी को, बैकवर्ड क्लास पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। त्यागराज स्टेडियम में सीएम केजरीवाल ने एमसीडी द्वारा समय पर वेतन भुगतान पर आयोजित एक अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे। समारोह में लगभग 370 सफाई कर्मचारियों को नियमितीकरण प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि 13 साल बाद एमसीडी कर्मचारियों को अब महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिलने लगी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव से पहले गारंटी दी थी कि कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, वो वादा आज पूरा किया है। आज आप लोगों को इतना खुश देख के मेरा 1 किलो खून बढ़ गया। हम लोगों ने जितने सपने देखे थे नगर निगम को लेके, आज मुझे पूरा यकीन हो गया। दिल्ली नगर निगम को लेके जितने सपने देखे थे, जितनी गारंटी दी थी, सारी गारंटी पूरी होगी, एक एक गारंटी पूरी होगी। सबसे पहले मैं उन 370 कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं और जिनका आज नियमितीकरण होने जा रहा है। बाकी सबका भी होगा। ये प्रक्रिया चालू हो गई है। चुनाव के पहले हमने आपको गारंटी दी थी कि सबका नियमितीकरण करेंगे। बहुत बड़ा काम है नियमितीकरण करना, लेकिन मेरी गारंटी है। और एक बार जो मैं कह देता हूं, मैं करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ा सा कुछ लोगों का आज, कुछ लोगों का कल, लेकिन सब लोगों को नियमित करेंगे, ये मेरी गारंटी है। मुझे बेहद खुशी है कि पिछले 2 महीने से आप लोगों को 1 तारीख को अपने अकाउंट में पूरी तनख्वाह मिल जाती है। मुझे बताया गया कि इसके पहले 2010 में ऐसा हुआ था कि ABCD सारे विभाग, एमसीडी के सारे विभागों को, सारे कर्मचारियों को 1 तारीख को तनख्वाह मिली हो। ऐसा आज से 13 साल पहले हुआ था। अब 13 साल के बाद ऐसा हुआ है कि सबको एक साथ तनख्वाह मिली है। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए। और इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, सारे वही कर्मचारी हैं, वही नगर निगम है, वही अधिकारी हैं। क्या बदला? बदली तो सरकार बदल गई नगर निगम की। अब ईमानदार सरकार आ गई। मैं बात कर रहा था अधिकारियों से तो पता चला कि पिछले कुछ महीनों में नगर निगम का जो टैक्स आता है, हाउस टैक्स, वो भी खूब बढ़ गया। आज इस मंच से मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, यही कर्मचारी, यही अधिकारी, यही नगर निगम आपको 1-2 साल के अंदर नगर निगम को अपने पैरों पे खड़ा करके दिखा देगा। जितनी गारंटी मैंने करी थी, एक एक गारंटी पूरी करूंगा। मेरे को उम्मीद तो थी कि नगर निगम का रेवेन्यू जरूर बढ़ेगा, नगर निगम की आमदनी जरूर बढ़ेगी, एक दिन आपको 1 तारीख से तनख्वाह मिलनी चालू हो जाएगी। लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा, ये मेरे को भी उम्मीद नहीं थी। ऊपर वाला साथ है,
भगवान अपने साथ है, सच्चाई से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरे को यकीन है कि दिल्ली नगर निगम को देश का नहीं दुनिया का सबसे बेहतरीन नगर निगम बना के दिखाएंगे। बीजेपी प्रदेश महासचिव हर्ष मल्होत्रा और एमसीडी में एलओपी सरदार राजा इकबाल सिंह ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए हर्ष मल्होत्रा ने कर्मचारियों को समय से वेतन मिले इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 243 के अंतर्गत दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है कि उनके अंतर्गत आने वाली नगर निगम को आर्थिक रूप से पुष्ट करे, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से नगर निगम के कर्मचारियों को समय से सैलरी नहीं मिल पा रही थी। मल्होत्रा ने कहा कि लगभग 5000 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें पक्का किया जाना है और आज सिर्फ 370 कर्मचारियों को ही पक्का किया गया है। आज हमारे प्रतिष्ठान में कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसका ये अधिकार है, उसका ये राइट है कि उसको उसकी सैलरी, उसका मेहनताना जो उसने पूरे महीने भर काम किया उसको समय से मिले। दुर्भाग्य की बात रही कि भारत के संविधान के आर्टिकल 243 के अंतर्गत दिल्ली की सरकार को अपने टैक्स कलेक्शन का जो शेयर है, जिसको ग्लोबल शेयर कहा जाता है, वो लगभग 12.5% होता है, वो शेयर अपनी म्युनिसिपैलिटीज को देना होता है, म्युनिसिपैलिटीज के सुचारू खर्चे के लिए और उनके एम्प्लॉयज की सैलरीज के। इसका मतलब अब ये मानते हैं केजरीवाल साहब कि पिछले 9 वर्षों में इन्होंने उन एम्प्लॉयज की सैलरी समय से नहीं दी, उनका पैसा समय से नहीं दिया, जिसके कारण से 13 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, उसमें उस समय के महापौर भी केजरीवाल साहब के घर के बाहर दिन रात धरने पे बैठे रहे। तो पैसा नगर निगम का बनता है वो समय से दीजिए। उस समय 13,500 करोड़ रुपए बनता था, जिसके कारण से एम्प्लॉयज की सैलरी कभी समय पर नहीं मिलती थी, कभी कभी मिल भी जाती थी, कभी नहीं मिलती थी, 6-6 महीने तक सैलरी नहीं मिलती थी। इसका भी जिम्मेदार केजरीवाल साहब खुद थे। आज क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है, उसके बावजूद भी 6 महीने के बाद वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने सैलरी पहली तारीख को दे दी है। 85,000 करोड़ के लगभग का दिल्ली सरकार का बजट है और एम्प्लॉयज की सैलरी और टोटल खर्चा भी अगर नगर निगम का मिलाएंगे तो 10-12 हजार करोड़ बनता है। और जो ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने दिल्ली की सरकार के कारण से, इसका मतलब दिल्ली की सरकार ही जिम्मेदार थी पहले की सैलरी ना देने के कारण, दिल्ली की सरकार के कारण से हमने समय पर सैलरी दी, जो कि ये बात सच नहीं है, पूरी बात सच नहीं है, ये अधूरा सच है, अर्ध सत्य है। आज भी एम्प्लॉयज का पिछला एरियर 2500 करोड़ रुपए है, ये नगर निगम का डेटा है। 2500 करोड़ रुपए का एरियर अभी भी नगर निगम के कर्मचारियों का बाकी है। उसमें क्या क्या बाकी है? जो एम्प्लॉय रिटायर होता है, 30 साल 35 साल की सर्विस करता है, सर्विस करने के बाद उसको उसकी ग्रेच्युटी, कम्युलेटिव अमाउंट और जो भी अदर बेनिफिट्स होते हैं रिटायरमेंट के समय, वो उसको रिटायरमेंट वाले दिन नहीं मिल रहे हैं। वो 5-5, 6-6 साल हो गए, उनका एरियर पेंडिंग है। ऐसा 2500 करोड़ रुपए देना है। दिल्ली की सरकार चाहे, केजरीवाल साहब चाहे तो एक दिन में रिलीज कर सकते हैं। इनकी मंशा इस बात की है ही नहीं। पिछले 9 साल से जब से वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है अपने अंतर्गत आने वाली जो नगर निगम है, भारत के संविधान की धारा 243 के अंतर्गत उनको आर्थिक तौर पर पुष्ट करने का काम, संवैधानिक काम दिल्ली की सरकार को करना चाहिए था। जो जनता के टैक्स, दिल्ली की जनता का टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो पैसे का 12.5% अकॉर्डिंग टू द 4th DFC वो उनको देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया। आज वो 20,000 करोड़ रुपए पाइल अप हो गया है और उसी के कारण से दिल्ली की नगर निगम के एम्प्लॉइज को समय से पैसा और उनके एरियर्स नहीं मिल पा रहे थे। उसकी जिम्मेदारी भी केजरीवाल सरकार की थी। और ये जो इन्होंने 300 के करीब कुछ एम्प्लॉइज पक्के करे हैं, सही मायने में ये 2007 में भारतीय जनता पार्टी की जब निगम में सरकार थी तब प्लानिंग की गई। आज भी लगभग 5,000 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनको पक्का किया जाना है। 300 एम्प्लॉइज को पक्का करके ये सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं। देखो, मैं आपके माध्यम से ये केजरीवाल जी से पूछना चाह रहा हूँ कि पहले दिल्ली नगर निगम तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रही थी, क्योंकि दिल्ली सरकार जो दिल्ली नगर निगम के ड्यूज थे वो नहीं दे रहे थे। अब उनकी अपनी सरकार आ गई है, अब उनकी अपनी इज्जत की बात है, वो अब पैसे दे रहे हैं। मैं केजरीवाल जी से यही डिमांड करता हूं कि जैसे कि हमने 2022 के अंदर
पूरी निगम के अंदर 5000 लोगों को पक्का करने की कवायद की थी। आपको 5000 आदमी को पक्का करके अनाउंस करना चाहिए था। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।